नमस्कार, मेरा नाम प्रतीश है। हम आज ये स्पेशल प्रोग्राम ये वर्ल्ड इन्वेस्टर मीट के तहत हम कर रहे हैं। हम इसमें एक ओवरऑल देखेंगे कि एक्सचेंजेस का जो वायदा बाजार है उसका कैसे ग्रोथ हुआ है और क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स रहे हैं। साथ में ही एक हमारा प्रोडक्ट है मूंग वायदे बाजार में, उसके बारे में भी समझेंगे। तो ये जो सप्ताह है 23 से 29 नवंबर का वर्ल्ड इन्वेस्टर मीट मनाया जा रहा है अभी। तो बेसिकली ये अवेयरनेस फैलाने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है इसमें। और ये सेबी के साथ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो रेगुलेटर हैं हमारे। तो हम आगे शुरू करते हैं इस पे। तो हम बेसिकली एक ओवरव्यू लेके चलेंगे कि किस तरह से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी पुरानी है। 19 सेंचुरी में पिछले 100 साल पुराना आप देख सकते हैं। 100 साल पुराना स्टार्ट हुआ है ये बेसिकली। और ये पहले बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन जो है वहाँ से इस्टेब्लिश हुआ। ये इंडिया का डेवलपमेंट है, कैसे इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ। तो पहले बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन से स्टार्ट हुआ। फिर ये हम आगे देख सकते हैं कि फिर इसके बाद कुछ अदर कमोडिटीज में भी रीजनल लेवल एक्सचेंजेस स्टार्ट हुए, जैसे कि ऑयल सीड्स में जूट में 1910 से 30 के बीच में। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको देखते हुए फॉरवर्ड मार्केट कमीशन बनाया गया, क्योंकि तब तक काफी रीजनल एक्सचेंजेस चल रहे थे। और 1953 में इसको लाया गया ताकि सबको फर्दर डेवलपमेंट कैसे किया जाए इसको। उसके बाद बीच में ये फिर से इसको बैन कर दिया गया। और लेटर हाफ ऑफ 20 मतलब 20 सेंचुरी मतलब 2000 में इसको वापस लाया गया। बीच में काफी टाइम तक बैन रहा। और फिर गवर्नमेंट ने एक लिस्ट ऑफ कमोडिटीज निकाली 2001 में, जिसमें ट्रेडिंग अलाउड की जा सकती है फॉरवर्ड फ्यूचर्स मार्केट में। और कुछ नेशनल लेवल एक्सचेंजेस फिर 2003 में स्टार्ट हुए, जिसमें कि नेशनल एनसीडीएक्स नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजेस है और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। तो ये दो तीन एक्सचेंजेस फिर उस समय स्टार्ट हुए। और फिर जो रीसेंट एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि 2015 में जो रेगुलेटर है, पहले फॉरेन मार्केट कमीशन होता था अलग से, बट अभी उसको सेबी के अंदर में ही, सिक्योरिटी एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर में ही जो इक्विटी मार्केट रेगुलेट करते हैं उन्हीं के साथ कमोडिटीज मार्केट को भी एज ए रेगुलेटर उनको बना दिया गया। तो ये कुछ डेवलपमेंट है। तो आप देख सकते हैं काफी इवोल्यूशन काफी पुराना है और काफी टाइम से ये ट्रेड होते आ रहा है। तो पहले रीजनल लेवल पे होता था और अब ये नेशनल लेवल पे ट्रेड हो रहा है। अगर अभी हम देखें कि बेसिकली क्या स्ट्रक्चर है एक्सचेंजेस का, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं सबसे ऊपर होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो उनके अंदर में है। उसके अंदर में सेबी आता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनके अंदर सेबी के अंदर में सारे नेशनल लेवल एक्सचेंजेस आते हैं जिनको ये रेगुलेट करते हैं, जिसमें कि एनसीडीएक्स है, एमसीएक्स है, आईसीएक्स है, जो बेसिकली कमोडिटीज एक्सचेंजेस हैं, कमोडिटीज बेस्ड। और उसके अलावा दो इक्विटी बेस्ड एक्सचेंजेस हैं, एनएससी एंड बीएससी। जो एनएससी भी इज कमिंग इन, अभी ये भी एक्सचेंजेस कमोडिटीज में आ रहे हैं। बट ये 5 मेजर एक्सचेंजेस हैं जो आज के टाइम पे नेशनल एक्सचेंजेस अवेलेबल है। और टोटल 91 कमोडिटीज को परमिट किया गया है उस डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए, अलाउ करने के लिए। अगर हम ये देखें कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाइज किस तरीके से सेबी के टेक ओवर करने के बाद किस तरीके से डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं आने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप सितंबर 2015 में जब सेबी बना, रेगुलेटर सेबी आए, तो फिर फर्स्ट स्टेप जून 2017 में ऑप्शंस अलाउ किया गया, जो एक बड़ा स्टेप था कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में, जो पहले अलाउड नहीं था। ऑल्सो कैटेगरी 3 एफ फंड्स को भी अलाउ किया गया कि वो भी ट्रेड कर पाए। फिर सितंबर 2017 में इक्विटी और कमोडिटी आर्म्स जो अलग होते थे पहले ब्रोकिंग फर्म में, उनको ज्वाइन कंबाइन किया गया, इंटीग्रेट किया गया। फिर बैंक सब्सिडरीज को भी अलाउ किया गया कमोडिटी डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट को ट्रेड करने के लिए। तो फिर 2018 सितंबर में देखें तो एफपीआईज को भी परमिट किया गया, तो अपने पोजीशंस को हेज करने के लिए, जो इंडियन मार्केट से जुड़े हुए हैं।
फिर 2019 में म्यूचुअल फंड और पीएमएस को भी अलाउ किया गया पार्टिसिपेट करने के लिए कमोडिटीज मार्केट में। और फिर जून 2019 में देखें तो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुआ वो इंडेक्स जो है, जैसे निफ्टी है उसमें, और एग्री में एग्रीकल्चर और एग्रीटेक्स है, देन अदर बुलियंस इंडेक्स और सारे इंडेक्सेस को भी अलाउ किया गया कमोडिटीज मार्केट में, जो पहले सिर्फ इक्विटी मार्केट में था। तो काफी सारे स्टेप लिए गए नए प्रोडक्ट्स लाने में और मार्केट का ओवरऑल डेवलप करने में, न्यू पार्टिसिपेंट्स लाने में एससीडी के द्वारा। इन सब चीजों से काफी मेन ऑब्जेक्टिव था मार्केट को ओवरऑल डेवलप करने का। अगर हम आज के टाइम देखें, अगर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के हिसाब से कि किस किस कमोडिटीज में क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ट्रेड करने के लिए, तो अगर हम देखें सीरियल्स एंड पल्सेस के अंदर, तो उसके अंदर बाजरा, बार्ले, चना, मेज, व्हीट, मूंग और ये प्रोडक्ट्स हैं अभी जो अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए सीरियल्स एंड पल्सेस में। स्पाइसेस में देखें तो कोरिएंडर, जीरा और टर्मरिक है। फाइबर्स में देखें तो कॉटन सीड ऑयल, केट, शंकर कपास और 29 mm कॉटन बेल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है। उसके अलावा गुआर कॉम्प्लेक्स में गुआर सीड और गुआर गम है। ऑयल एंड ऑयल सीड में सोयाबीन, रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड सीड, कैस्टर सीड, क्रूड पाम ऑयल और सीसन सीड है। ये सारे ऑयल एंड ऑयल सीड्स कॉम्प्लेक्स में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो आज के टाइम पे इसमें फ्यूचर्स ट्रेड हो सकता है। देखिए बेसिकली अगर हम ये समझें कि दोनों मार्केट जो है, कमोडिटीज डेरिवेटिव्स मार्केट है और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स मार्केट है, दोनों में क्या अंतर है? तो सबसे बड़ा अंतर जो आप देखेंगे कि कमोडिटीज मार्केट में, कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में एक्चुअल फिजिकल डिलीवरीज होती है कमोडिटीज की। जितने भी कमोडिटीज हैं, चना है, सरसों है, व्हीट है, एनी कोई भी कमोडिटी जो एक्चुअल फिजिकल डिलीवरीज होती है इसके अंदर, रादर देन कि फाइनेंशियल मार्केट में सिर्फ कैश सेटल्ड ही होता है, क्योंकि उसमें किसी तरह का ट्रांजेक्शन या गुड्स उस तरह का एक्सचेंज होना नहीं है, जरूरत नहीं है। सब कुछ पेन पेपर ऑनलाइन हो जाता है, बट यहाँ पे एक्चुअल फिजिकल हैंडलिंग ऑफ गुड्स इम्पोर्टेंट है। अब क्योंकि एक्चुअल गुड्स हैं जो एग्रीकल्चरली प्रोड्यूस्ड हैं, तो इसमें क्वांटिटी क्वालिटी वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये सब नेचुरली प्रोड्यूस्ड होते हैं एंड मैनुअली हैंडल्ड, फिजिकली हैंडल होते हैं। बल्कि ये ही डिफरेंस जो है, ये जो इस तरह की इश्यूज हैं, वो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स मार्केट में इस तरह की किसी भी तरह की कोई चीज नहीं होती है, किसी भी तरह कोई क्वालिटी डिफरेंस, क्योंकि एवरीथिंग इज, आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर्ड भी नहीं है, एक तरीके से फिक्स है, वहाँ किस तरह का कोई डिफरेंसेस आ ही नहीं सकता। होल्डिंग कॉस्ट, अब यहाँ पे हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट में वेयर हाउसिंग कॉस्ट, क्योंकि फिजिकल कमोडिटी स्टोर हो रही है कोई वेयर हाउस में होगी, फिर उसका असेंट चार्जेस, देन इंश्योरेंस कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट ऐड होती है, जिसमें कि ये काफी सब्सटेंशियल अमाउंट होता है। बल्कि बट अगर उसको आप फाइनेंशियल मार्केट से कंपेयर, वहाँ होल्डिंग कॉस्ट अगर हम देखें तो सिर्फ वो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, क्योंकि वहाँ फिजिकली कुछ चीज होल्ड नहीं करने की जरूरत है, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड होता है, तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं है। बट कमोडिटी मार्केट में ये सारी चीजें काफी मायने रखती है। देन फिजिकल मार्केट जो होते हैं, कमोडिटी मार्केट जो होते हैं, काफी सीजनल होते हैं। अराइवल टाइम होता है, प्रोडक्शन होता है, अराइवल टाइम होता है, देन ऑफ सीजन होता है, देन सप्लाई जो है काफी वेरी करती है। तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं। वही अगर हम देखें, अगर फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो इट इज एक्टिव थ्रू आउट द ईयर, वो सेम है, सप्लाई इज फिक्स, हमें पता है। rather than अगर हम डिमांड और अदर फैक्टर्स देखें जो कमोडिटी मार्केट को काफी इम्पैक्ट करते हैं, डिमांड सप्लाई है। देखिए डिमांड यहाँ दोनों ही वेरिएबल है, डिमांड भी है और सप्लाई भी, क्योंकि सप्लाई डिपेंड करता है प्रोडक्शन कैसा आ रहा है, कई वेदर फैक्टर्स हैं, कई फैक्टर्स होते हैं किस तरीके से आ रहा है। देन इंपोर्ट रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के, कभी इंपोर्ट अलाउड है या बंद है, या किसी वजह से उसके इन्फ्लो सप्लाई और डिमांड पे काफी इम्पैक्ट पड़ जाता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, उससे ही फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट के एमएसपी डिक्लेरेशन, प्रोक्योरमेंट होता है। बट यही फैक्टर्स अगर हम देखें तो उतना ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट पे नहीं है। यस, वहाँ पे ग्लोबल एंड लोकल इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, और परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर एंटिटी की होती है, और टैक्सेशन स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी हद तक फिक्स्ड तरीके से फैक्टर्स होते हैं। बट यहाँ काफ़ी वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं कमोडिटी मार्केट में जो इम्पैक्ट करते हैं। तो ये था बेसिक अबाउट कमोडिटी मार्केट कैसे डेवलप हुआ और किस तरीके से, और क्या डिफरेंस है फाइनेंशियल मार्केट्स में। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं मूंग फ्यूचर्स, मूंग प्रोडक्ट के बारे में समझने के लिए। जो इसका हमारे पास पल्सेस कॉम्प्लेक्स के अंदर में एक प्रोडक्ट है जो रिलेटिवली नया प्रोडक्ट है तरीके से। तो
तो इसमें हम देखेंगे प्रोडक्शन, सीजनैलिटी, ट्रेड कैसा था, सप्लाई चेन क्या है, क्या इसका स्पेसिफिकेशंस हैं, और वोलेटिलिटी वगैरह प्राइस का मूवमेंट किस तरीके से हिस्टोरिकली रहा है। तो अगर हम देखें तो पल्सेस का वैसे भी इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, और मूंग में इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। हम 70% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन भी करते हैं और साथ में हम सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं। तो फर्स्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ही हम इसके अंदर में। ग्लोबल पल्स प्रोडक्शन में ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही कम है, सिर्फ 5% ही है। ग्लोबल लेवल पे हम देखें कि मूंग एज ए पल्सेस का कितना प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करता है टोटल पल्सेस में, और ये मुश्किल से ग्लोबल प्रोडक्शन जो है वो 30 लाख टन, 3 मिलियन एमटी यानी 30 लाख टन के आसपास ऑन एन एवरेज रहता है। 30 फिगर्स बस एक आइडिया, डेटा 2018 का है, आप देख सकते हैं नीचे लिखा है, और एक आइडिया देने के लिए। इंडिया के अलावा इंडिया ऑल्दो इट्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, और साथ में इंपोर्ट भी करता है, क्योंकि हमें हमेशा इंपोर्ट की जो हम शॉर्टफॉल रह जाता है। तो इंडिया इंपोर्ट करता है बेसिकली म्यांमार, तांजानिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 मेजर कंट्रीज हैं जहाँ से इंपोर्ट हमारा में आता है। अगर हम इंडिया का प्रोडक्शन देखें 2014-15 जो 15 लाख टन था, 19-20 तक देखें तो करीबन 23-24 लाख टन के आसपास पहुंच गया। तो कंटिन्यूस अप ट्रेंड हमें देखने को मिला है, इसकी डिमांड भी बढ़ी है, प्रोडक्शन भी बढ़ा है। अब इंडिया में अगर हम समझना चाहें कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, सबसे ज्यादा हम देखें मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट तो पहला राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका भी है। ये कुछ स्टेट्स हैं 5 जहाँ की मेजर 75% प्रोडक्शन जो है यही 5 स्टेट्स में हो जाता है। ये मेजर हमारे प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं मूंग के लिए इंडिया में। अगर हम ये देखें कि मूंग एक्चुअली तीनों ही सीजन में होता है, खरीफ भी हम मान सकते हैं, रबी भी है, और समर क्रॉप भी, जायद जो। तो ये तीनों ही सीजन में यहाँ पे मूंग का प्रोडक्शन होता है। अगर हम खरीफ देखें क्रॉप कैलेंडर के हिसाब से, तो जुलाई अगस्त जो है उसका सोइंग टाइम होता है, और सितंबर अक्टूबर ये अभी अराइवल्स आ रहे थे और आ रहे हैं, मतलब अब अराइवल्स चल रहा है। और यही चीज अगर हम रबी में देखें तो अक्टूबर नवंबर से दोबारा रबी सीजन की स्विंग भी हो रही है, और इसकी जो अराइवल है वो जनवरी फरवरी में आ जाएगी। और अगर हम समर बोलते हैं, अगर उसका हम देखें तो जनवरी से लेकर मार्च तक काफी बड़ा, अप्रैल तक काफी बड़ा एक स्विंग विंडो है, और अराइवल भी जो है मार्च से लेकर जून तक होता है, तो काफी बड़ा एक अराइवल विंडो भी है। तो हम ओवरऑल देख सकते हैं कि ये करीब करीब तीनों सीजन में होता है, बट मेजरली खरीफ सीजन में प्रोडक्शन। अगर हम ये देखें कि कौन से स्टेट्स में कब है, तो राजस्थान बेसिकली खरीफ सीजन जो अभी अराइवल आ रहे हो, मध्य प्रदेश खरीफ है, महाराष्ट्र खरीफ है, और उड़ीसा में थोड़ा है जो तीनों सीजन में होता है, बिहार में खरीफ और समर दोनों में। तो ये ऐसे कुछ प्रोडक्शन कहाँ किस तरीके से होता है। अगर हम देखें ओवरऑल तो मूंग के हम नेट इंपोर्टर है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हमें शॉर्ट पड़ता है, हमेशा हर साल हम करीब कुछ क्वांटिटी इंपोर्ट करते हैं। ऑल्दो वो इंपोर्ट क्वांटिटी अगर आप देखें तो परसेंटेज में काफी कम है, 5 से 6% ही है। पिछले 3 साल का इंपोर्ट देखें तो वो और मुश्किल से 1,70,000 टन से 1.5 लाख टन ये रेंज में रहा है। तो टोटल सप्लाई के हिसाब से इसका कंट्रीब्यूशन काफी कम है, तो कह सकते ज्यादातर हम लोकली ही डिपेंडेंट है। इंपोर्ट हम करते हैं बट काफी कम क्वांटिटी में एज अवर टोटल सप्लाई उस कंपैरिजन में हम देखें। कंट्री वाइज देखें अगर कुछ डेटा अगर समझना चाहें तो जैसे हमने पहला देखा था कि म्यांमार है मेजर हमारा सप्लायर, देन अदर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज लाइक केन्या, मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया, तांजानिया, ये हैं अदर, बट स्टिल म्यांमार हमारा मेजर सप्लायर होता है 80%, 18-19 के डेटा के हिसाब से। अब स्टेक होल्डर्स इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे इसके वैल्यू चेन में अगर हम देखें तो सबसे पहले फार्मर है जो प्रोड्यूस करता है, जैसे हर एग्रीकल्चर कम्युनिटी में होता है, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज तक उसका रहता है, देन वो मंडियों में लेके आता है, वहाँ पे एग्रीगेटर्स हैं, कमीशन एजेंट्स है, ट्रेडर्स है जो उसमें ट्रेड करते हैं, जो बेसिकली उनका काम क्या क्या होता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन में, वैल्यूडेशन में क्या क्या काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्राइमरी ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, फिर उसको पैकिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, ये सारे काम जो है एग्रीगेटर्स, कमीशन एजेंट्स, ट्रेडर्स इनका होता है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है मिलर्स एंड प्रोसेसर, जो वहाँ पे फिर से ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, देन प्रोसेसिंग, मिलिंग, देन फाइनली पैकेजिंग एंड लेबलिंग का काम होता है, जो अनदर स्टेप ऑफ वैल्यू एडिशन है, जो कि दाल में जैसे ज्यादातर मूंग को दाल में बना दिया जाता है, या होल मूंग को भी कई बार कंजम्पशन के लिए पैक किया जाता है।
देन हमारे पास इंपोर्टर्स होते हैं जो इंपोर्ट करके देन अगेन वही काम करके प्रोसेसर्स के पास जाता है और ये ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग, मिलिंग एंड पैकेजिंग। तो एक ये वैल्यू चेन है कि किस तरीके से इसका फ्लो होता है और कहाँ कहाँ किस लेवल पे क्या क्या काम हो रहा है, वैल्यू एड हो रहा है। अगर हम देखें तो ये जो जितने हमारे वैल्यू चेन के स्टेक होल्डर थे, इन सभी के लेवल पे एक फैक्टर कॉमन है कि प्राइस फ्लक्चुएशन जो उनका रिस्क होता है किस तरीके से होता है वो समझता है। अगर फार्मर्स है तो वो काफी हद तक अपने प्रोडक्शन के लिए डिपेंड, रेनफॉल पे, वेदर पैरामीटर्स पे, इनपुट जो सप्लाई है, सीड है, फर्टिलाइजर है, इस पे एंड अदर क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स है, इस पर डिपेंडेंट होता है। फिर एक्सेस मार्केट प्राइस के लिए किस पे डिपेंडेंट है, मार्केट के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो उसके प्रोडक्शन और फिर उसकी प्राइस पे डिटरमाइन करते हैं कि क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्शन कितना है, मार्केट का एक्सेस कैसा है। तो ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और क्या कंस्टेंट है अगर हम देखें एग्रीगेटर, कमीशन एजेंट, ट्रेडर्स को, तो उसके लिए प्राइस फ्लक्चुएशन एक बड़ा फैक्टर है। देन लिमिटेड इंफॉर्मेशन, प्राइस डिस्कवरी, प्राइस कितना मिल रहा है इस मंडी में, दूसरे मंडी में, हर मार्केट का अलग चलता है। और इंडिया विद इन कंट्री ऑल्सो, विद इन स्टेट ऑल्सो, और इंटरनेशनल मार्केट और अभी क्या यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में भी क्या प्राइसेस चल रहे हैं, ये भी कई बार इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं होती। ये सारे कंस्टेंट्स ट्रेडर्स के, कमीशन एजेंट्स के लेवल पे होते हैं। अब मिलर्स के पास देखें तो उनके पास भी बहुत सा कंस्ट्रेंट होता है, प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं जो काफी ज्यादा अगर मूवमेंट होती है तो वो एक रिस्क होता है। इंपोर्ट पर कई बार डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि हम नेट इंपोर्टर है। फिर कई बार ऐसा होता है कि जो कैपेसिटी है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही, प्रोडक्शन कम है या सप्लाई कम है या इस वजह से। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मिलर्स के पास कंस्ट्रेंट। देन जो हमारा अगला एक वैल्यू चेन स्टेक होल्डर्स है जो इम्पोर्टर्स हैं, उनके पास भी प्राइस डिस्कवरी के मैकेनिज्म कम है, प्राइस फ्लक्चुएशन है, इंटरेस्ट मार्केट में, फिर डोमेस्टिक डिमांड है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो काफी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं हर एक डिफरेंट लेवल ऑफ स्टेक होल्डर्स। और एक चीज समझ सकते हैं कि प्राइस जो है वो सब में कॉमन है, इसलिए इस प्राइस का बहुत बड़ा मायने है। अगर हम देखें कि इन्होंने अब जो प्राइस फ्लक्चुएशन हमने देखा जो सभी ये कॉमन है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसी के लिए ये जो फ्यूचर्स मार्केट है, एक्सचेंज है, डेरिवेटिव जो लाया गया है, ये इसी के लिए लाया गया। मूव में इस कॉन्ट्रैक्ट को, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को लाने का मतलब था कि जो प्राइस रिस्क एसोसिएटेड है हर एक लेवल ऑफ वैल्यू चेन स्टेक होल्डर, उनको वो रिस्क हेज करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया गया। खासकर मूंग है जो उसमें काफी वोलाटाइल रहता है, मूवमेंट काफी होते हैं, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया गया है एक्सचेंज के थ्रू कि वो अपना प्राइस रिस्क को यहाँ पे हेज करके चल सकते हैं। अगर हम देखें दूसरा कि मूंग हमारा एक ग्रोथ, कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है इसका प्रोडक्शन, जैसे हमने देखा 2014-15 से लेकर 19-18 में 19-20 तक कंटिन्यूसली एक प्रोडक्शन बढ़ा है। तो जिस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एक और अच्छा एक इम्पॉर्टेंट पल्स क्रॉप बन के ये आ रहा है सामने, और उसमें जो वोलेटिलिटी है वो भी काफी है, तो उसके लिए जरूरी है। गवर्नमेंट भी एक्टिव होती है इसमें, एमएसपी डिक्लेरेशन होता है, गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट भी होता है। तो वही फैक्टर्स होते हैं जो इसे काफ़ी प्राइस मूवमेंट में सपोर्ट करते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी होते हैं जो पल्सेस में, देन इंपोर्ट कोटा, काफ़ी चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से प्राइसेस में मूवमेंट काफ़ी रहती है। ये एक एग्जांपल है ये, जस्ट कि अगर हम अपने एनसीडी एक्सपोर्ट प्राइसेस को देखें तो हमने एक साल का लिया है, पिछले जुलाई से लेकर के अभी अगस्त तक का, तो या प्राइस का मूवमेंट देख सकते हैं कि पूरा अगर एक साल का हम देखें तो मूवमेंट काफी, आप देखेंगे ग्राफ वाइज 6,000 से स्टार्ट होकर कई मतलब ऊपर लेवल तक जाके फिर ये, और विद इन भी काफी मूवमेंट अप्स एंड डाउन आपको ड्यूरिंग द ईयर मिलते हैं। इसके बाद एनालाइज वोलेटिलिटी अगर हम देखें तो वोलेटिलिटी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे वोलेटिलिटी करते हैं कि भाव का मूवमेंट ऊपर नीचे करके कितना रहा है ओवरऑल परसेंटेज टर्म्स। हम देख सकते हैं कि कहाँ 15% से लेकर के 30% लगा, उन्होंने एवरेज आप देखें तो 15 से 20% के बीच में करीब करीब ये नॉर्मली रहता है एवरेज में। काफी मूवमेंट आप देख सकते हैं इसके प्राइसेस में, अपसाइड डाउन साइड दोनों साइड रहता है। तो इस वजह से भी ये वोलेटाइल काफी है जैसा हमने पहले देखा था, और इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस प्राइसेस को हेज करना। निर्ता अगर हम इस अब हम इसका समझें कि
इस प्रोडक्ट का सेंटर्स क्या क्या है एक्सचेंज में और क्या, सबसे पहले मेड़ता सिटी जो राजस्थान में आता है वो इसका बेसिस सेंटर है। हर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिस, हर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, इसका मेड़ता सिटी है राजस्थान में। नोखा, जोधपुर, जयपुर, नागौर और गंगानगर जो है ये एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स। वैसे राजस्थान सबसे बड़ा एक प्रोडक्शन सेंटर है जो करीबन 50% तक का प्रोडक्शन देता है कंट्री का। एंड मेरता सिटी सबसे बड़ा एक प्रोडक्शन सेंटर प्लस ट्रेडिंग सेंटर है। दैट्स वाई इसको हमने ऐसे बेसिस सेंटर रखा है। और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी देखा जाए तो वेयर हाउस वगैरह काफ़ी अवेलेबल है। एंड वो बेंचमार्क माना जाता है वहाँ के प्राइसेस को। अदर देन दिस जो अदर सेंटर्स है वो भी एक अच्छे प्रोडक्शन सेंटर्स हैं और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उनको भी एडिशनल सेंटर्स रखा गया, जैसे नोका, जोधपुर, जयपुर, नागौर एंड गंगानगर। अगर हम देखें कि चलो इतने सेंटर्स तो हैं, बेसिस सेंटर हमारा मेड़ता है जहाँ के भाव चलते हैं, बट अदर सेंटर्स जो हैं उनमें कुछ प्रीमियम डिस्काउंट भी है। जैसे कि अगर नोखा हम देखें और गंगानगर, इन दोनों में 50 रुपये का एज ए सेंटर डिस्काउंट है, यानी कि जो भी सेटलमेंट प्राइस होगा उसमें 50 रुपीज़ का डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा बायर को और सेलर को उतना कम मिलेगा। तो ये दो सेंटर जो है डिस्काउंट। अब हम ओवरऑल देखें तो पहले कुछ ये हमें राइट वाला टेबल देखना है जो हमारे न्यू स्पेसिफिकेशंस है। पहले एक ओल्ड भी चलता था तो मैंने जस्ट एक उसके लिए रखा है कि अगर किसी को डाउट हो उसको तो अगर अभी का हम पैरामीटर देखिए, राइट साइड टेबल देखना है हमें। मॉइस्चर पहले 10% था, उसको बढ़ा के 11% कहा गया है और 12% तक एक्सेप्टेबल है। 1% मॉइस्चर एडजस्टेड वेट है, मतलब कि 11% से ऊपर जितना भी मॉइस्चर आएगा वो आपका वेट में डिडक्ट होगा। देन फॉरेन मैटर है जो पहले 2% था, अभी इसको 3% बाई वेट कर दिया गया मैक्सिमम, विच द मैक्सिमम ऑफ 25% वेट में इनऑर्गेनिक मैटर इम्प्योरिटीज। तो ये ज़्यादा अलाइन करने के लिए चेंजेस किए गए हैं और बेटर अलाइन करने के लिए। अदर डिटेल ग्रेन जो हो सकता है इसमें 1% है, यानी सीड इज 5%, immature shrunken shrivel broken split 3% है मैक्सिमम, rebuild 1% है। स्मॉल सीड्स पासिंग थ्रू साइड से काफी पैरामीटर होता है, तो पासिंग थ्रू 2.5 mm सीड साइड से अगर पास कर रहा है तो मैक्सिमम 2% पास कर सकता है। देन डिस्कलर्ड सीड्स इज 4%। तो ये डिफरेंट क्वालिटी पैरामीटर्स हैं मूंग के लिए। सिंगल ग्रेड है एंड दिस इज द क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस। देन सीड विद लक्ष्य लॉस अगर हम देखें तो 5% है, एंड देन कॉडी सीड्स इसमें आता है वो 0.5%। तो ये बेसिकली उसका क्वालिटी स्पेसिफिकेशन से किस तरह का जो प्राइस चलेगा और क्या डिपॉजिट और डिलीवर हो सकता है वो उसके स्पेसिफिकेशन। अगर हम ये देखिए स्क्रीन पे कैसे दिखेगा, तो ये स्क्रीन पे टिकर सिंबल मूव मूव करके आएगा। देन यूनिट ऑफ ट्रेडिंग, कितने कितने मल्टीपल्स में आप ट्रेड डाल सकते हो, वो 5 MT के मल्टीपल्स में डाल सकते हैं, मिनिमम 5 MT है, 5 MT 10 15 इस तरीके से। और डिलीवरी यूनिट भी इसी के मल्टीपल्स में होगी, 5 10 15 मिनिमम। इससे छोटा डिलीवरी नहीं हो सकता, या इससे बड़ा होना है तो 5 के मल्टीपल्स में ही। मैक्सिमम ऑर्डर साइज 250 की कोटेशन में जो भी स्क्रीन पे प्राइस दिख रहा है पर क्विंटल का दिखता है। और फिक्स साइज कि कितने का भाव मैं ऊपर और नीचे करके डाल सकता हूँ, उसमें अपना सौदा डाल सकता हूँ, तो वो 1 रुपए के मल्टीपल में डाल सकता हूँ। अगर 7,000 चल रहा है तो 7,000 एक डाल सकता हूँ, या 2 डाल सकता हूँ, या 3 डाल सकता हूँ, या 5 डाल सकता हूँ। ऐसा नहीं कर सकता 7,000.50 या 25 पैसे, ऐसे नहीं, क्योंकि इसका मिनिमम 1 रुपए के हिसाब से फिक्स साइज रखा गया। बाकी वही है बेसिस सेंटर्स का मेड़ता सिटी, और जो भी प्राइसेस चलते हैं एक्सक्लूसिव और जीएसटी चलते हैं स्क्रीन पे। डिलीवरी लॉजिक ये कंपलसरी है, यानी कि जो स्टैगर्ड पीरियड होता है जब सौदा कटता है तो कंपल डिलीवरी सेटल होगा 20 तारीख को, जैसे कि हर अदर सौदा होता है। और लास्ट के जो 5 दिन होते हैं इंक्लूडिंग 20 तारीख, अगर 20 तारीख है सेटलमेंट, 20 छुट्टी है तो 19 हो जाए, तो वैसे प्रीपोन्ड हो जाता है। जो भी लास्ट डेट है सेटलमेंट का उससे 5 दिन उसको इंक्लूड करते हुए वो स्टैगर्ड डिलीवरी होता है, जो 5 वर्किंग डेज हो, बीच में छुट्टी आएगी तो और प्रीपोन्ड हो जाएगा 5 दिन। तो 5 लास्ट वर्किंग डेज जो होंगे उसमें स्टैगर्ड डिलीवरी होता है, जिसमें कि डिलीवरी देने का ऑप्शन रहता है सेलर के पास। तो ये इन नक्शल वापस से पैरामीटर्स है क्वालिटी पैरामीटर देखने के लिए, आप इसको वापस एक बार देख सकते हैं। मॉइस्चर 11%, अदर फंड मैटर 3%,
edible grades, other edible grades 1%, MSA 5%। तो वही पैरामीटर्स हैं, बस उसको दोबारा से एक बार यहाँ पे रखा गया। अब वैलिडिटी पीरियड देखा जाए तो अगर एक बार, इसका मतलब क्या है कि अगर हमने एक बार डिपॉजिट किया है, सेल किया और डिपॉजिट किया, उसको हमें 6 मंथ्स की वैलिडिटी है, 6 मंथ तक वो हमारे एक्सचेंज के विदाउट में रह सकता है। स्टैंडर्ड अलाउंस का 0.3% अलाउड है, मतलब 0.3% का अपसाइड डाउनसाइड जो क्वांटिटी वो अलाउड है। कॉन्ट्रैक्ट्स हम देखें तो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हर महीने के हमारे पास मूव के। तो यही था बेसिकली मूव के बारे में, ओवरऑल उसका बेसिक और क्या क्वालिटी पैरामीटर्स है जो इम्पोर्टेंट है। ये कुछ इन्वेस्टर गाइडलाइंस हैं कि एज एन इन्वेस्टर और ट्रेडर को किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स हैं। डूज देखें तो हमें हमेशा रीड से भी एक्सचेंज सर्कुलर एप्लीकेबल ऑन द एक्सचेंज वेबसाइट, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आपको हमेशा एक्सचेंज का सर्कुलर पे ध्यान रखना चाहिए, सर्कुलर सेगमेंट में क्या कुछ नया चेंज आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, वहाँ आपको तुरंत अपडेट मिलेगा इसका, कोई भी तरह का चेंज रिलेटेड टू एनीथिंग इन एक्सचेंज। एंड देन किसी जब भी ट्रेड करना है तो एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, आप उन्हीं से ट्रेड करें जो एक्सचेंज की वेबसाइट आपको मिल जाएंगे, जिनके थ्रू आपको अपने अकाउंट खोल के ट्रेड करना चाहिए। केवाईसी मैंडेटरी है, उसको फुलफिल करना चाहिए। आपके पास इंसिस्ट ऑन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, ये सब आपको इंसिस्ट करके लेना चाहिए अपने ब्रोकर। बिल और कॉन्ट्रैक्ट नोट्स भी एवरी सेटलमेंट का अपने ब्रोकर से आपको लेना चाहिए। इंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्ट नोट कंटेन्स एवरीथिंग, आपको चेक करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट नोट में सब कुछ सही है या नहीं है, ट्रेडेड क्वांटिटी, प्राइस डिटेल्स, डेट वगैरह सब कुछ क्रॉस चेक कीजिए, जेन्युइननेस का ट्रेड वेरिफिकेशन कीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप इनिशियली मार्जिन देकर ट्रेड करें, एम टू एम ऑब्लिगेशन फुलफिल करें, ये बहुत ज़रूरी है। एंड जो डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं, जो कच्चे सौदा बोलते हैं, मतलब उससे आप दूर रहें। आप रजिस्टर्ड मेंबर्स ब्रोकर्स के थ्रू अकाउंट खोल के ही ट्रेड करें तो आप सिक्योर रहें। ये कुछ और पॉइंट्स हैं, रिकंसाइल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम मेंबर्स एंड होल्डिंग स्टेटमेंट, आप वो सब लिया करें एवरी ट्रांजेक्शन के बाद। हमेशा अकाउंट पे ही चेक डिमांड ड्राफ्ट ही दिया करें जब भी आप ट्रांजेक्शन करें। हमेशा स्टेटमेंट आप लेते रहें, अपना फंड से बैलेंस चेक करते रहें। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फंडिंग एंड, तो बस ये है कुछ पॉइंट्स। देन कुछ डोंट्स, जो खास बातें जो आपको नहीं करनी है। डोंट डील विद अनरजिस्टर्ड, जैसे मैंने बताया कि आप हमेशा रजिस्टर्ड ब्रोकर से ही डील करें, जो लिस्ट अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे। और किसी भी तरीके का ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन करना करें, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह रीमर्स पर ध्यान ना दें, ट्रेड अपने हिसाब से करें। डोंट स्टार्ट ट्रेडिंग बिफोर अंडरस्टैंडिंग, हमेशा रिस्क समझ के ही ट्रेड करें। डुप्लीकेट नोट्स या अनसाइंड नोट्स एक्सेप्ट ना करें अपने ब्रोकर से। मार्केट रूमर्स से बिल्कुल ध्यान ना देके ट्रेड करें। और डोंट लेट रिस्क पोजीशन एक्यूमुलेट बियॉन्ड, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से ही आप ट्रेड करें। And don't mess on keeping track on your financial and contractual obligations and your position। तो ये कुछ पॉइंट्स आप अपने ही पढ़ सकते हैं, ये बेसिकली क्या करना है क्या नहीं करना है उसी के लिए है, जब भी आप ट्रेड की बातों का ध्यान रखते हैं। ओके, तो यही था। थैंक यू। कोई क्वेश्चंस है तो हम ले सकते हैं, बाकी मेरे साइड से इस प्रोग्राम में इस सेशन में यही बातें थी बताने के लिए। तो हम वेट करते हैं, कोई क्वेश्चंस है तो हम ले सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम इसको एंड करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाल के इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तो आपको कोई डाउट हो तो हमारा डिटेल्स वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं बाई फोन और ईमेल आईडी। थैंक यू सो मच।